हस्बैंड की जर्नी स्टार्ट होती है अब्बा की कफालत के बाद, ये जर्नी कैसी रही? बहुत खूबसूरत। और अभी तक मैं कहती हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं ना कि वालिदैन की दुआ जिस काम में शामिल होती है, जिसमें उनकी रजामंदी होती है, वो फिर खुद ब खुद रास्ते क्लियर करता चला जाता है। चैलेंजेस आए, बहुत चैलेंजेस आए, बिकॉज़ शादी के फ़ौरन बाद वालदा का चले जाना, और वो एक इमोशनल ब्रेकडाउन इतना बड़ा था कि नई नई शादी हो और आपको एकदम से ट्रॉमा इतना बड़ा मिल जाए, तो उसमें मेरे ख्याल से हस्बैंड से बेहतर आपको कोई और संभाल नहीं सकता। एंड आई एम सो लकी कि मुझे उन्होंने कहा कि पढ़ो, मैं साथ हूँ। उन्होंने मुझसे पहले एडमिशन लिया PhD में, लेकिन जब मेरा एडमिशन हुआ तो उन्होंने कहा कि पहले आप कर लो, फिर मैं कर लूँगा। तो उन्होंने अपनी PhD को मेरी वजह से फ्रीज किया। और हर एक मामले में अगर मैंने कहीं जॉब करनी है, कोई शोज़ करने हैं, रेडियो को कैरी ऑन करना है, he always supported me and said, whatever you want to do in your life, do it. I am at your back. Do not worry about anybody कि लोग ज़िंदगी में क्या कहेंगे। ये जो रिग्रेट है ना तुम्हें कि आज ये नहीं किया क्योंकि लोग क्या कहेंगे, ये मेरे होते हुए ज़िंदगी में ना लाना। जब तक मैं हूँ, अल्लाह ताला सलामत रखे मेरे सिर पर हमेशा। कैसी है अपनी जिंदगी में? तन्हाई पसंद है कि हजूम पसंद है? हजूम पसंद है। हजूम पसंद। लेकिन हजूम में कई बार अब ऐसा होता है कि शायद बहुत भीड़ में भी ना कभी कभी तन्हा महसूस होता है। तो लेकिन अच्छा लगता है मुझे लोगों का आना जाना, चहलकदमी, बातें, खुशियाँ, मुस्कुराहटें। ज़िंदगी में जो मुस्कुराहटें आपके वालिदैन के साथ उनकी ज़िंदगी में होते हुए मिलती हैं, वो दोबारा नहीं मिलती। उन्हें बहुत मिस करती हूँ, लेकिन जो रिश्ते हैं उन्हें पूरी कोशिश करती हूँ कि निभा सकूँ और वो जुड़े रहें। रेडियो कैसे फैसिनेट किया, ये कैसे हुआ? रेडियो की जर्नी स्टार्ट हुई थी 2005 से, पंजाब यूनिवर्सिटी FM 104.6 से। चूँकि वो तालिब इल्मी का दौर था, जोश जवान था, तो उस टाइम पर सोचा कि ये पहला जीना है, पहली सीढ़ी है। टेलीविज़न के बारे में हमेशा से सोचा कि अच्छा करूँगी, लेकिन शायद वो मौका उस तरह से मिल नहीं सका। तो हमेशा एज अ गेस्ट अपीयरेंस ही ज़्यादातर लोगों से मुलाकात रही। रेडियो स्टार्ट किया था शौकिया, वो पैशन ऐसा बना कि बस फिर मुझसे निकलना मुश्किल हो गया। मेजॉरिटी रेडियो के एंकर, उनको लिखने का भी शौक होता है। लिखती हैं आप? बहुत लिखा है पहले, जिन दिनों में जियो कर रही थी, इंटर्नशिप स्टार्ट की वहाँ पर, तो वहाँ पर ख़वानीम हाशमी साहब हमारे बहुत अच्छे बड़े सहाफ़ी भी, और हमारे उस टाइम पर जियो के ब्यूरो चीफ थे। वो मुझे अक्सर कहा करते थे कि लिखाई का जरासीम है तुम में, लिखा करो। मैं कहती थी कि सोचती नहीं इसके बारे में, और पढ़ाई में इस कदर ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ कि कभी वक्त नहीं मिला कि कुछ लिख सकूँ। तो लेकिन यह है कि ये वालिद साहब के जाने के बाद कुछ कॉलम लिखे, कुछ चीज़ें उनके हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से तहरीर की, तो वो कहीं ना कहीं है कि लिख सकती हूँ। वो DNA में है, वो एक्टिवेट होने के। गुस्से वाली है या अमन पसंद है? It again depends upon the situation. कहीं पर गुस्सा जब आता है तो आता है, नो डाउट, लेकिन जिस तरह का प्रोफेशन है वहाँ वो प्रोफेशन अलाउ नहीं करता कि आप इतना ज़्यादा गुस्सा। मेरे ख्याल से फिर वो प्रोफेशन की हद तक तो गुस्सा नहीं निकलता, फिर वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो आगे घर ही निकलती। लेकिन जब हम माएँ बनने पर आए तो फिर वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रोफेशन भी साइड पर हो जाता है, हर चीज़ साइड पर हो जाती है, तो फिर वहाँ पर है। लेकिन आई थिंक अमन अगर नहीं फैला सकते, अमन अगर अंदर नहीं होगा, तो फिर आप प्रोफेशन की बात कर लें, घर की बात कर लें, वो चेहरों से टपकती है, वो उदासी, वो तकलीफ, वो होता है। और अगर मैं या मेरे इर्द गिर्द के लोग खुश हैं तो मेरे ख्याल से इसका जवाब वो ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम। कब कब आपको ऐसा महसूस होता है कि बिला वजह सफ़र पे निकलना चाहिए?
आजकल तो बहुत होता है, होता है बस। आजकल तो बहुत होता है, बिकॉज काम का बर्डन बहुत ज़्यादा रहा कोविड के दौर के बाद से भी बहुत ज़्यादा, और फिर पीएचडी ने बहुत थका दिया। तो फिर अब कभी कभी दिल करता है कि यार कोई गोशा तन्हाई मिले, थोड़ी देर के लिए, कोई 1 घंटा मैं खुद से मुलाकात करूं, पूछूं क्या हाल है तुम्हारा, कहाँ हो आजकल, कहाँ गुम रहती हो। वो गोशा तन्हाई अभी तक मिल नहीं रही। हाँ पहाड़ पसंद है? बहुत बहुत पसंद है। अलहदा बात है कि सेहत उस तरह की इजाज़त देती नहीं हाइकिंग की, लेकिन पसंद बहुत है, बहुत पसंद है, और जाती भी हूँ। पहाड़ों की तरफ रुख करना हमेशा से शौक़ रहा है। वो धुंध, वो बादल, और पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ को नहीं एक्सप्लोर करते तो मेरे ख्याल से ये बड़ी ज़्यादती वाली बात है। रेडियो का सफ़र शुरू हुआ, और रेडियो करते करते कैसा शो करती थी आप? मैं बहुत अपबीट शोज़ करती हूँ। हाँ, बहुत अपबीट। और एक शो जो है वो पंजाबी, प्योर पंजाबी, वो अफजल साहिर साहब के साथ होता है प्रोग्राम। और बाकी शोज़ जो हैं वो सोलो होते हैं, जिसमें कुछ ट्राइलिंगुअल काइंड ऑफ प्रोग्राम्स करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि अगर हंसा सकूँ थोड़ा बहुत, अगर कोई लोगों के साथ बात हो सके तो हंसे। ज़्यादातर कोशिश होती है कि लोग हंसे। तो कुछ अरसे से रेडियो से डिस्कनेक्ट है? तकरीबन 1 महीना हुआ, अभी ब्रेक लिया है, और 1 महीना पहले तक कर रही थी, और अभी 1 महीने से ब्रेक लिया है, बिकॉज कुछ और काम जो है वो आ गए, और उनकी वजह से भी ब्रेक लिया है। लेकिन वो वाली बात है कि हम जैसे लोग जो कि जिनको रेडियो करते हुए तकरीबन 15-16 साल गुजर गए, वो ज़्यादा देर रह नहीं सकते माइक से दूर, उनकी दूरी ज़्यादा नहीं रह सकती। अच्छा, मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई, ये जादू कैसे करते हैं आप लोग कंपेयर, कि अपनी आवाज़ के ज़रिए लोगों को हंसा भी देते हैं, रुला भी देते हैं, समझा भी देते हैं, कहका भी दे देते हैं, ये कैसे होता है? यानी ऐसा बड़ा इसमें आर्टिफिशियलिटी अगर आप डालने की कोशिश करेंगे तो वो जुड़त बनती नहीं आपके लोगों के साथ। और अक्सर वर्ड जो कि रेडियो की दुनिया में इस्तेमाल होता है वो होता है रेगुलर लिसनरशिप। तो रेगुलर लिसनर जब आपके साथ जुड़ता है, मैं अक्सर लोग ऐसे हैं जो 16 साल से सुन रहे हैं और अब भी सुन रहे हैं, और मैं उनसे सवाल अक्सर करती हूँ कि वाई मी, कभी बोर नहीं होते आप लोग? सोचते नहीं कि यार एक ही आरजे 16 साल से शो कर रही है? तो वो कहते हैं कि वो जो हमने आपके साथ एक रिश्ता कायम कर लिया आवाज़ का, वो हमें दूर जाने नहीं देता। और एक अच्छा आरजे, एक अच्छा एंकर वक्त के साथ तकाज़ों को समझते हुए वर्सेटैलिटी अगर नहीं लेकर आता तो फिर आप बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं सीन से। ये दौर अब वो दौर नहीं रहा जब हम कहें कि रेडियो सिर्फ सुना जाता था, अब रेडियो देखा भी जाता है। अब ये दौर पॉडकास्टिंग का है, अब डिजिटल दौर है। अब आप रेडियो को सिर्फ और सिर्फ 4 दीवारी तक मुख्तस करके नहीं रख सकते, और अगर आप रखेंगे, मैंने जो कि अभी अपनी जो पीएचडी है वो भी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में ही की है मुकम्मल, और उसमें मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि पाकिस्तान की रेडियो इंडस्ट्री जो है उसको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। हमने सिर्फ अभी तक खुद को 2 चीज़ों में मुख्तस कर रखा है, वो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन AM और FM। दुनिया इन दोनों से बहुत आगे जा चुकी है, बहुत आगे जा चुकी। There are smart radios, there are HD radios, there are ham radios, there is DAB, there is DRM, ठीक है। दुनिया क्या क्या नहीं कर रही ब्रॉडकास्टिंग में, हम आज भी उसी वहीं खड़े हैं। तो क्यों नहीं सोचा जाता पाकिस्तानी ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के बारे में कि इसको आगे लेकर जाया जाए? बहुत खूबसूरत आवाज़ें हैं यहाँ, बहुत टैलेंट है पाकिस्तानी इंडस्ट्री में, बहुत टैलेंट है। लेकिन अब सुना है कि रेडियो पाकिस्तान ने आगाज़ किया है डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग का, उसके लिए सेटअप लगाए हैं। उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द डिजिटल रिसीवर्स पर हम शिफ्ट करेंगे और पाकिस्तान की ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री जो है वो एक कदम आगे बढ़ेगी। रेडियो, अगर हम रेडियो पाकिस्तान की बात करें, आप आज जितने लेजेंड्स हैं वो उनकी बिगनिंग रेडियो है। हाँ। ये क्या हुआ कि FM इंडस्ट्री आने के बाद हमें जैसे हमारे उन लेजेंड्स की एक पर्सनैलिटी ग्रूमिंग नज़र आती है, वो वक्त के साथ साथ बड़ा ग्रो किया उन्होंने, लेकिन रेडियो के मेजॉरिटी एंकर्स जो हैं ये ग्रूम क्यों नहीं हो सके? इसकी क्या वजह है आपके नज़दीक? ऐसा इसकी बेसिक वजह जो है वो ये है कि पाकिस्तान की ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री में जब आप पुराने लोगों की बात करते हैं, मुझे अक्सर आपकी बात से एक और चीज़ याद आ गई कि अक्सर कोई लोग पूछते हैं कि रेडियो ही क्यों, वाई रेडियो? अब तो दौर बहुत आगे जा चुका है।
तो मैं कहती हूँ एक इससे मोहब्बत की एक वजह यह है कि मुस्तफ़ा अली हमदानी साहब की आवाज़ में जो क़याम पाकिस्तान का ऐलान था ना, वो बहुत खूबसूरत है। कभी उसकी तहरीर को सुन लीजिए। जी बिल्कुल ऐसी। तो उन जैसे लोग जब शुरू में रेडियो पाकिस्तान ही, जो कि पाकिस्तान में सबसे पहले आया, और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क तो बहुत बाद में आया, तो वो लोग जो कि अदब को समझते थे, जो लफ्ज़ों के वज़न को समझते थे, जो उर्दू को समझते थे, और उस वक्त सुनने वाला जो सामय था वो भी, और जो सुनाने वाले थे वो अदायगी पर बहुत गौर किया करते थे। पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में जो चीज़ मैंने फेस की है और फील भी की है और जिस पर मैंने काम भी किया है कि पाकिस्तान में ब्रॉडकास्टर्स को उनकी कॉम्पिटेंस के बारे में नहीं बताया जाता। कोई ऐसा कॉम्पिटेंसी मॉडल मौजूद नहीं है जिसको हम ब्रॉडकास्टर्स के सामने रखें और उन्हें कहें ये वो सेट पैटर्न है कि अगर आपने जब सेलेक्ट होना है, जब आपने किसी रेडियो को ज्वाइन करना है, तो अगर आप इस क्राइटेरिया पर फिट बैठते हैं देन यू कैन बी द एंकर पर्सन। यहाँ सिर्फ सिलेक्शन के टाइम पर दो चीज़ें देखी जाती हैं, आवाज़ खूबसूरत है और एजुकेशन क्या है, ठीक है। और कई बार तो एजुकेशन को भी मद्देनजर नहीं रखा जाता, विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो जब आप इन दो चीज़ों पर एक बंदे को माइक पकड़ा देंगे तो फिर आप उनसे जो है वो उम्मीद ना रखें कि लोग ये समझ सकते हैं कि टाइम इज़ मनी का कॉन्सेप्ट है। फिर लोग समझ सकते हैं कि ये जो एक सेकंड ऑन एयर जाता है कि कितनी इम्पोर्टेंस इसकी है। लोगों ने ब्रॉडकास्टिंग को स्लैंग लैंग्वेज में बदल दिया। लोगों ने ब्रॉडकास्टिंग में कम्युनिकेशन स्किल्स को भुला दिया। उन्होंने ये छोड़ दिया कि अच्छा अगर कोई चीज़, कोई लफ्ज़ जो है अगर वो नहीं बयान करना आता तो पहले ज़रा देख तो लें कि इसकी प्रोनाउंसिएशन है क्या, ये अदा कैसे होगा। लोगों ने उर्दू को समझना, मैं भी कोई इतनी बहुत दकीक उर्दू नहीं जानती और कोशिश करती हूँ कि कुछ पढ़ सकूँ, कुछ सीख सकूँ या कुछ अगर लोगों तक पहुँचा सकूँ तो खुद की पहले तस्दीक कर लूँ कि अगर ये बात ऑन एयर जानी है तो ये ठीक है, ये ऑथेंटिक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑथेंटिसिटी, कहीं ना कहीं वो सेट पैटर्न्स जो एक एंकर पर्सन को जिस पर गौर करना चाहिए, वो उसकी अदायगी कैसी होगी, उसके बोलचाल का तरीका कैसा होगा, उसने टॉक टाइम कितना लेना है, उसने कब लिंक देना है, उसने कब ब्रेक लेनी है और ब्रेक भी कैसे लेनी है, और फिर वापस आना है तो कैसे आना है। ये वो बेसिक ट्रेनिंग्स हैं जो एंकर्स को ऑन एयर करने से पहले सिखाई जानी चाहिए। हमारे यहाँ तो जब आज सिलेक्शन हुई तो कल आपको माइक मिल जाता है। तो जब आपको माइक की रसाई इतनी आसानी से दे दी गई, फिर आप उनसे वो चीज़ एक्सपेक्ट ना करें कि ये प्रोफेशनल क्यों नहीं है, या फिर आपको एंकर बैठा मिलेगा जो कि आकर सडनली उसका मूड समझ में नहीं आ रहा तो चलो आज 2 घंटे मौसम पर ही बात कर लें। आप ये बात समझने की कोशिश करेंगे, एक तो आपका मियाँ थानेदार और दूसरी बात ये है कि मुझे आने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, लेकिन उस बंदी ने बात नहीं मानी और जब तक मैं नहीं पहुंची निकाह शुरू नहीं हुआ। क्या बात। जितना वो प्रिपेयर होगा मुझे उससे तकरीबन 50% ज़्यादा ही प्रिपेयर होना है और उससे ज़्यादा एनर्जी भी चाहिए। उससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए।